हाँ जी, तो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसमें हमने प्रीवियस ईयर 2017 और 2018 का पेपर देख लिया था बेटा। चलिए, तो आज के जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप सभी को मैं एक चीज़ तो ये बता दूं बेटा कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ एक तरह से आपको गाइडेंस देने के लिए है। ये फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, पर ये है कि जिन बच्चों ने पूरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं वो ये समझ पाएंगे इस चीज़ को कि मेन मेन जो थ्योरी के टॉपिक हैं जो हम लोग ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस करके आए हैं, फिर भी ये वीडियो देख के जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा सम अप कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, काम तो आपका बहुत सारा चलेगा इससे भी। पर अगर आप डिटेल के दूसरे वीडियो और भी देखेंगे तो एक अच्छा ग्रैप आपका सब्जेक्ट पे आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 नंबर वाला पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट। अच्छा, मैं 2 नंबर इसलिए बोल रहा हूँ, पहले एक में आता था, अभी दो में आता है ये। तो कॉस्ट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूट टू अ गिवन थिंग, है ना। यानी कि गुड्स को बनाने में हमारा जितना पैसा लगता है या लगना चाहिए, एक्चुअल में नॉशनल का मतलब होता है एक एस्टिमेट अमाउंट, है ना, जो हमारा लगना चाहिए था, तो वो मिला के क्या बनता है बेटा? वो मिला के बनता है हमारा कॉस्ट। फिर अगला है आपका, देखिए, बिन कार्ड। ये मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। बिन कार्ड बेसिकली स्टोर कीपर के पास रहता है, जो उसमें गुड्स के सारे इनकमिंग और आउटगोइंग के रिकॉर्डिंग रखता है। A storekeeper generally prepare a record of quantity of each material which is known as bin card. ठीक है, it show the detail of receipt and issue of the material and balance in the stock. चलिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट भी होता है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होता है, उसे हम बोलते हैं बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमारा लाइट का बिल, अगर आप पूरे महीने छुट्टी पे रहेंगे, घर पे ताला लगा रहेगा, फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट तो आपका बिल में जरूर आएगा। So semi-variable overhead are those indirect costs which remain fixed in total amount to the relatively shorter range of variation output and then change in the new level, and they will remain fixed in total amount for another short range of the output. ठीक है, यानी कि जो कुछ लेवल तक फिक्स रहते हैं फिर बढ़ते हैं, फिक्स रहते हैं फिर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको वैसे स्टेयर स्टेप यानी कि सीढ़ी नुमा कॉस्ट भी बोलते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये कॉस्ट शीट में अपन पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस प्राइमरी पैकिंग का खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, रिटेंशन मनी क्या होती है? जो पैसा आप कॉन्ट्रैक्टर का रोक के रखते हैं वो होता है रिटेंशन मनी। आपका जितना उसने काम कर लिया आप उसको उसका लगभग 75-90% देते हो, बाकी पैसा रोक के रख लेते हो बेटा, तो वो होता है आपका रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है रोकना। ठीक है, चलिए जी, फिर आगे आपका एबनॉर्मल इफेक्टिव क्या होता है बेटा? ये हमने प्रोसेस में पढ़ा था कि जो भी हमारा एबनॉर्मल गेन है, यानी कि हमारा एक्चुअल आउटपुट एस्टिमेटेड से ज्यादा बन जाए, तो वो होता है एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव। व्हाट डू मीन बाय फ्लेक्सिबल बजट? बेटा फ्लेक्सिबल बजट वो होता है जो डिफरेंट एक्टिविटी पे आप बनाते हो, जैसे 70% एक्टिविटी, 80% एक्टिविटी, 90% एक्टिविटी पे, हमने बजट चैप्टर में पढ़ा था। तो फ्लेक्सिबल बजट हैज डिफरेंट बजट कॉस्ट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, a budget designed to change in accordance with the level of activity actually attained। ठीक है, फिर आइडियल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आइडियल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इवन पॉइंट? लेवल ऑफ सेल्स जहां ना तो प्रॉफिट होगा और नहीं होगा हमें लॉस। तो बीपी इज द पॉइंट at which sales revenue equal to the cost to make and sell the product and no profit or loss is reported। Name any 4 item related with the apportionment of the profit, यानी कि प्रॉफिट से रिलेटेड 4 आइटम। मान लीजिए जो एक चैप्टर आपका हट चुका है, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, वहां होता था। ये फाइनेंस नेचर के आइटम है जो कॉस्टिंग में काम नहीं आते हैं। डिविडेंड पेड, ट्रांसफर टू रिजर्व, टैक्स ऑन इनकम और डोनेशन। चलिए, फिर अगला हमारे पास है यूनिट 1 में से आपका ये थ्योरी आया, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। स्टेट द नेचर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से मैं थोड़ा सा इसको रफली पढ़ते हुए आगे ले जाता हूँ। As costing is simply cost finding which can be carried by the means of memorandum statement, arithmetic process। Cost accounting क्या है? It is a formal system of accounting for cost by means of which cost of product or service are ascertained, यानी कि जिससे किसी भी वस्तु या सेवा की लागत को ज्ञात किया जाता है। हम लोग किसी भी गुड्स या सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं और इसे कंट्रोल करते हैं। इट डोनेट द
अकाउंटिंग मैकेनिज्म बाय मींस ऑफ विच कॉस्ट आर असर्टन, यानी कि कॉस्ट निकालने का एक तरह से फॉर्मूला हमको बता। ठीक है, चलिए फिर ये थोड़ा सा प्रिंट इतना अच्छा नहीं है इसका, मैं थोड़ा इसको छोटा करना चाहूंगा। इट कंसिस्ट द प्रिंसिपल एंड द रूल्स विच आर यूज फॉर डिटरमिनिंग, इसमें क्या क्या शामिल है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे केमिकल, टेलीविजन एक्सेट्रा, है ना, इनकी कॉस्ट निकालना। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कोई सर्विस आप दे रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालना। कॉस्टिंग क्या है, इट इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अपोर्शनमेंट अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर for the determination of the cost of product or services for the presentation of the suitable arrangement of the data। ठीक है, ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, देखिए कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या क्या है, इसमें कॉस्टिंग भी आता है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है, इसमें कॉस्ट को कंट्रोल करना आता है, और इसमें आता है कॉस्ट का ऑडिट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है, एक तो ये कॉस्ट रिड्यूस करने पे ध्यान देता है, कैसे हम हमारे कॉस्ट को, लागत को कम करें। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, कॉस्ट रिडक्शन का एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताऊं। जैसे आपको बताओ, पहले गाड़ी के जो टायर होते थे ना बेटा, उसमें जो वायर लगा होता था, वो वायर जो होता था वो स्टील का वायर लगा होता था। अब स्टील तो है महंगा। अब आज की तारीख में क्या होता है, गाड़ियों में अगर आपको पता हो तो इस तरह का एक वो अलॉय व्हील करके होता है, और वो प्लास्टिक का होता है। तो पहले हम लोग स्टील वायर काम में लेते थे, अभी हम लोग प्लास्टिक का अंदर इनपुट काम में ले रहे हैं। ठीक है, एक तरह का कॉस्ट रिडक्शन है। ठीक है, ऑल आइटम ऑफ कॉस्ट कैन बी एनालाइज टू मिनिमाइज द लॉस, यानी कि लॉस को कम करना, वेस्टेज राइजिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये पहचानना कि लॉस कहाँ हो रहा है और उस लॉस को कम से कम कर देना। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी लेबर यूनियन वगैरह है उसे कम से कम रेट पर लाके खड़ा कर देना, है ना, वो हमारा नेगोशिएशन होगा। कंप्यूटेशन ऑफ द सेलिंग प्राइसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट which is influenced by many factors such as competitive conditions, seasonal demand and change in technology। फिर बात आती है कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। मेथड ऑफ प्रोडक्शन मे बी इम्प्रूव और चेंज सो दैट कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट इंक्रीज, कॉस्ट कम से कम रहे और प्रॉफिट हमारा बढ़ता रहे। डिसीजन मेकिंग के भी काम आता है बेटा, कि क्या हमें पुराने किसी प्रोडक्ट को या पुरानी मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए, उसकी जगह नई मशीन लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, चलिए तो वो आपका थ्योरी वाला पार्ट हो गया। तो बेसिक बेसिक थ्योरी है बेटा। चलिए, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द फॉलोइंग एंड देयर ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट। एनी टू, ओवर टाइम, आइडियल टाइम और लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस। देखो ओवर टाइम तो क्या होता है, नॉर्मली जो इंडिया में रूल है कि भाई एक लेबर को सप्ताह में 48 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर वो 48 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो या तो आप उसको उसके नॉर्मल रेट का डबल पेमेंट देंगे, है ना, और या फिर आप क्या करेंगे बताओ, या तो डबल पेमेंट देते हैं उसको हम लोग, हाँ डबल ही देते हैं, है ना, या फिर उससे ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं देंगे, ध्यान रखिए। तो ओवर टाइम कॉस्ट अराइज व्हेन अ वर्कर वर्क्स बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर, नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा काम करता है। द नॉर्मल वर्किंग आवर आर लेड डाउन द फैक्ट्री एक्ट में लिखे हुए हैं, जिसके अनुसार आदमी को दिन में कितने घंटे, 8 घंटे, या सप्ताह में 48 घंटे तक आप काम करवा सकते हो। इन कॉस्टिंग द ओवर टाइम प्रीमियम मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेगुलर अर्निंग, यानी कि रेगुलर वेजेस अलग होता है बेटा, ओवर टाइम का पैसा अलग होता है। कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू द reason for the overtime payment। Now since the factory act also provide for the payment of overtime wages at double the normal rate of the wages, it become a costly affair and should be avoided as far as possible। भैया जहां तक संभव हो ओवर टाइम नहीं देना पड़े आपको, नॉर्मल टाइम में आप काम करा ले, ये सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए फिर एक होता है अपना आइडियल टाइम। आइडियल टाइम क्या होता है, जो टाइम आपके मजदूर बेकार करते हैं, वेस्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल टाइम। ओवर टाइम का एक पैराग्राफ और है अभी पीछे हमारे पास, देखो ओवर टाइम में क्या लिखा हुआ है कि पेमेंट फॉर ओवर टाइम में क्या कंसिस्ट होता है, टू एलिमेंट, नेमली नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेजेस एंड एडिशनल अमाउंट स्पेंड ऑन द ओवर टाइम वर्क, ओवर टाइम प्रीमियम बोलते हैं। द एडिशनल वेजेस पेड फॉर द ओवर टाइम आवर्स शुड बी नॉर्मली ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, डिपेंड वेदर द नॉर्मल वेजेस फॉर दोज आवर आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि जो ओवर टाइम का आप खर्चा दे रहे हो वो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है बेटा, वो डिपेंड करता है कि वो जो वेजेस है नॉर्मल वेजेस, वो आपकी डायरेक्ट वेजेस के नेचर की है या फिर इनडायरेक्ट वेजेस है। However, if the overtime is incurred due to the management inefficient planning, यानी कि मैनेजमेंट की मक्कारी की वजह से ओवरटाइम देना पड़ रहा है उनको, then it should be the part of the departmental overhead। इसका मतलब उसको फिर ओवरहेड यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा मानना चाहिए।
चलिए, आइडल टाइम क्या होता है? जो आपकी लेबर बर्बाद करती है उसको आइडल टाइम बोलते हैं। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ वेजेस पेड टू द वर्कर फॉर द आवर ड्यूरिंग विच दे वर आइडियल, which does not include the wages paid him for the annual leave, festival holiday, इनके अलावा होता है बेटा, है ना। तो पैराग्राफ पढ़ लेना, सिंपल सा ही है। मैं इसमें कुछ रीजन बताता हूँ ओवर टाइम, ये आइडल टाइम के। आइडल टाइम इज कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर, कौन कौन से? टाइम लॉस्ट ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन हो जाए, मशीन टूट जाए, पावर फेलियर हो जाए, लेबर फालतू बैठा हुआ है तो उसको आइडल टाइम बोलेंगे। टाइम लॉस्ट इन मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एंड इन वेटिंग फॉर मटेरियल और इंस्ट्रक्शन। टाइम लॉस्ट ड्यू टू टेम्पररी एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी बिकॉज ऑफ द माइनर एक्सीडेंट हो जाए, टी ब्रेक या पर्सनल लीड की वजह से कई बार लेबर काम नहीं करता है। एंड टाइम लॉस्ट क्यों? स्ट्राइक, हड़ताल हो जाए, तालाबंदी, लॉकआउट या आग वाग लग जाए। So from the point of view the treatment of the cost account, idle time is classified as the normal and abnormal idle time। तो दो पार्ट में बढ़ना जाता है। अगर idle time बेटा normal है, then the wastage of the labor time which cannot be avoided and has to be borne by the employer। देखो इसका मतलब ये होता है बेटा, नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब ऐसा आइडल टाइम जो होना ही होना है, जिसे रोका नहीं जा सकता है, तो इसे नॉर्मल आइडल टाइम कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप, ठीक है। जैसे मान के चलो भैया, अब बरसात पड़ रही है बहुत जोर से, है ना, शहर में बाढ़ आ रही है, अब आपका लेबर कैसे आएगा काम करने? संभव ही नहीं है ना। तो वो जो टाइम खराब हुआ वो माना जाएगा नॉर्मल आइडियल टाइम, ठीक है। और इसे फिर ओवरहेड मान लिया जाता है नॉर्मली। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम में बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप वेजेस रेट को बढ़ा के भी इसको मान सकते हो। तो या तो आप इसको ओवरहेड मान लें, या फिर जो वेजेस रेट आपने दिया है, मान लो 3 रुपये दिया है, लेकिन ओवर टाइम आइडल टाइम की वजह से 3.5 पड़ रहा है, ठीक है, तो वेजेस रेट बढ़ा के भी ट्रीट किया जा सकता है, और या फिर इसको क्या माना जा सकता है, इसे आपका नॉर्मल ओवरहेड भी माना जाता है। चलिए फिर बात आती है भैया लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस। नाउ रिडक्शन इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और गुड्स ड्यू टू द obsolescence is known as the loss on account of obsolete store or material become obsolete unless due to the following reason। obsolete normally होता है जब आपका टेक्नोलॉजी वगैरह बदल जाता है ना बेटा, वो होता है obsolete। तो इतना ही था, वो इतना उन्होंने वहाँ। चलिए डिस्कस द जस्टिफिकेशन ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये मैं पिछली क्लास में, आप इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता है जब एक से दूसरी प्रोसेस में माल जा रहा है, लेकिन वो माल कॉस्ट में नहीं जा रहा, बल्कि किस पे जा रहा है? सेलिंग प्राइस पे जा रहा है ना। जबकि तीनों प्रोसेस का मालिक तो एक ही है। तो जब आप अपनी ही एक प्रोसेस के तरफ से दूसरी प्रोसेस से प्रॉफिट ले लेते हैं, तो जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसको बोलते हैं हम लोग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। और आखिर में बता दूं, इसको स्टॉक रिजर्व बना के कैंसिल भी किया जाता है। चलिए ये हुआ, फिर ये प्रैक्टिकल। चलिए अगला थ्योरी। हाँ छोरी, अगली थ्योरी। चलो बच्चियों, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल एंड हाउ इज इट इज एक्सरसाइज? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग द बजट टू मेक इट मोर सर्विसेबल? देखो भाई, बजटरी कंट्रोल तो बेसिकली तो पहले बात समझें कि बजटरी कंट्रोल होता क्या है। बजटरी कंट्रोल ये होता है कि डिफरेंट तरह के बजट बनाने की जो टेक्निक होती है वो बोलते हैं हम लोग बजटरी कंट्रोल। एक तरह से प्लानिंग का ही पार्ट है, क्योंकि बजट भी क्या है, प्लानिंग का ही तो नतीजा है ना बेटा। तो बजटरी कंट्रोल क्या है? इट इज अ टेक्निक एंड मॉडर्न टूल ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बजट। इट मीन वरी बिफोर द वर्क रादर देन आफ्टर, यानी कि काम करने के पहले काम की चिंता करना, न कि बाद में। इट्स की नोट आर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। Now the term budgetary control apply to a system of management and accounting control by which all operation and output are forecast as far as ahead as possible the actual result when known are। यानी कि कुल मिला के जब भी भैया वो कहते हैं ना, अब पछता है तो होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भैया चिड़िया तुम्हारा खेत चुग जाए उसके पहले तुम बजटरी कंट्रोल पे आ जाओ और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लो। चलो जी आगे बढ़ेंगे। So in other word, it may be said that budget is the source where the budgetary control is its final result। तो budgetary control का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? बजट को बनाना। चलिए बजटरी कंट्रोल प्रोसेस में क्या होता है? द कॉमन स्टेप विच आर यूज इन द बजटरी कंट्रोल प्रोसेस बाय अ लार्ज नंबर और ऑर्गेनाइजेशन आर लिस्टेड एज। चलिए क्या क्या है?
Establishment of the budget center. Now, under the budgetary control system, budget center must be clearly defined because a separate budget has to be set for each such center with the help of the head of the department concerned. भाई जैसे आपके मान लो 4 अलग अलग बिजनेस चलते हैं A, B, C और D, तो भाई सबका क्या करना पड़ेगा, सबका आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में हेड सेलेक्ट करना पड़ेगा, बजट सेंटर वहां बनाने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बजट बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, बजट सेंटर को स्थापित करना है, यानी कि स्टैब्लिशमेंट करना। फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ द एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड वहां पे रखना, क्योंकि जब तक आपके पास देखो पुराने रिकॉर्ड नहीं होंगे, आप लोग नए का एस्टिमेशन लगाओगे कैसे, दिक्कत आ जाएगी ना आपको। तो जरूरी है प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहां पर हो। प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कितने लोग काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, किसको कितना कितना पैसा देते हो, ठीक है, सब आता है। So it is also essential to prepare organization chart which clearly show the plan of the organization. It should be prepared in a manner so that each member of management should know the exact scope of the authority and responsibility and its relationship to other member. A specimen of the operation chart. देखो ये सबसे पहले कौन होता है भैया, सीईओ बोलते हैं, चार्ट एग्जीक्यूटिव, फिर बजट ऑफिसर होते हैं, फिर बड़े बजट ऑफिसर के अंडर में इतने सारे लोग होते हैं। परचेज मैनेजर क्या करेगा, परचेज बजट बनाएगा। डेवलपमेंट मैनेजर क्या करेगा, डेवलपमेंट बजट बनाएगा। सेल्स मैनेजर सेल्स का, प्रोडक्शन प्रोडक्शन का, पर्सनल जो है वो लेबर का बनाएगा, और अकाउंटेंट जो है वो दूसरे अकाउंट और कॉस्ट के बजट बनाएगा, ठीक है। चलिए फिर एक होती है बजट कमेटी, जिसमें मेन मेन लोग सारे होते हैं बेटा। तो इन द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहाँ संस्था बड़ी होती है, कंपनी बड़ी होती है, इट इज कंपोज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एज प्रेसिडेंट एंड इंक्लूड द सेल्स मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। ये सारे लोग होंगे इस कमेटी के अंदर आपके पास, ये लोग आप देख रहे हो ना, हाँ ये सब होंगे भैया, इनके बिना काम कैसे चले। चलिए जी, तो फिर आगे चीफ इंजीनियर, ट्रेजरर, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर, सेक्रेटरियल, ये सब आएंगे। फिर बनेगा बजट का मैनुअल। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच सेट आउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन एंगेज इन द रूटीन एंड द फॉर्म एंड द रिकॉर्ड रिक्वायर फॉर बजटरी कंट्रोल इंक्लूडिंग द बजट कमिटी एंड द बजट प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर डेवलपमेंट बजट इन रेस्पेक्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटी। तो बजट मैनुअल में क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है ना, कि किस तरीके से काम करना है, किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है ना, कैसे कैसे हम लोग उसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी चीजें। फिर बजट पीरियड, कि भाई कितने टाइम का आप बजट बना रहे हैं, वो भी आपको शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, कैसा कैसा है। तो बजट पीरियड वेरी बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, नो स्पेसिफिक पीरियड कैन बी लेट डाउन फॉर ऑल द बजट। फॉर एग्जाम्पल बजट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर आर यूजुअली प्रिपेयर एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस, whereas the wholesale and the retail firm usually prepare a short term budget बनाते हैं। तो अलग अलग हो सकता है बेटा, है ना, वो आपके बिजनेस के साइज के हिसाब से होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द की फैक्टर, भाई मेन मेन चीजें क्या आप ध्यान रखोगे बजट के टाइम पे। द की फैक्टर ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फैक्टर, प्रिंसिपल बजट फैक्टर एंड गवर्निंग फैक्टर एक्सेट्रा मीन्स द फैक्टर द एक्सटेंट ऑफ विच इन्फ्लुएंस मस्ट बी फर्स्ट assessed in order to ensure that functional budget are reasonably capable of the fulfillment। भाई क्या क्या की फैक्टर होंगे, कैसे कैसे काम करोगे, क्या क्या फंक्शन आपके रहेंगे, और फिर लेवल ऑफ एक्टिविटी, भाई आप कितनी कैपेसिटी पे काम करना चाहते हैं उसका बजट, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बजट। मान के चलो आपने कहा यार वैसे तो हम मेरे 70% पे काम करते हैं, और अपने काम करके चलते हैं ना कि 60% और 80% का बजट भी साथ साथ ही बना लेते हैं, ताकि हमको पता लग जाए कि देखो अगर आप कम पे काम करते हो ना तो खर्चा ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा पे काम करते हो तो खर्चा आपका कम पड़ता है, ठीक है। So while processing the budgetary control system, budget should be prepared in such a manner which by recognizing the difference between the fixed, semi-fixed and the variable cost tend to change the relation level of the activity attained so that they may be useful from control point of, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या है, व्हाट इज मीन बाय नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये बंद हो चुका है चैप्टर, तो कॉस्ट कंट्रोल आपका ये क्वेश्चन आ गया, चल रहा है। फिर एक दो वैसे शॉर्ट नोट के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, कि जैसे एक तो क्या होता है आपका एक्सक्लेमेशन क्लॉज, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा, है ना, कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो आपसे एक फिक्स रेट में वैसे ठेका ले लेता है, लेकिन वो बोलता है कि सर मान लो आज सीमेंट का कट्टा 500 रुपये है, सर अगर 530 तक भी रहेगा, परसेंट भी बढ़ेगा, तो मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा, लेकिन सर अगर 530 के ऊपर निकल गया ना, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 2% से बढ़ा दूंगा। तो ये होता है एक्सक्लेमेशन क्लॉज, यानी कि आपने ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है,
सर्टन लेवल तक अगर महंगाई बढ़ती है, उसकी लागत, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो पैसे नहीं लेगा, लेकिन एक लेवल के बाद वो भी क्या करेगा, आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ा देगा, ज्यादा पैसे लेगा आपसे। तो cost escalation clause is generally provided in large contract of long duration to safeguard the contractor against any likely changes in the price and the uses of the material and labor. If during the execution of a contract the price of the labor and the material increase beyond a certain limit, the contract price will also be increase। यानी कि अगर महंगाई, भाई नॉर्मल सी बात है ना, अगर ठेकेदार जो है कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट एक लिमिट से आगे बढ़ जाएगी, वो बेचारा भी तो आपसे निकालेगा, वो कहाँ से निकालेगा। So inclusion in such of a term in the contract deed is to be called escalation clause. The clause provide for changes in the price of the contract to cover the changes in the price of the raw material and labor or change in the utilization of the plant and machine. Escalation clause aim at safeguarding the interest of the contractor. ठेकेदार अपने आप को बचाता है इसमें अगेंस्ट द अनफॉर्सिन राइज इन द कॉस्ट। भाई प्राइस एकदम से बढ़ जाए, मान लो कोई हमला हो गया विदेशों में, क्रूड ऑयल बढ़ गया है ना, ईरान के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने मिसाइलें गिरा दी, तो क्रूड ऑयल बढ़ गया। हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट में क्रूड बहुत ज़्यादा काम आता है, पेंट के प्राइस बढ़ेंगे, कलर कराओगे महंगा पड़ेगा, है ना, उससे सेफ्टी हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्टर की। ऑन द अदर हैंड escalation clause provide for a decrease in the contract price due to decrease in the price of the input, so the benefit of the price decrease the pass to the contractor। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को भी मिलेगा, कैसे, जैसे भाई सीमेंट का कट्टा 500 का है, अगर सीमेंट के कट्टे का रेट 470 तक घट गया, तो ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई कम पैसा नहीं करेगा। लेकिन उसने बोला कि सर अगर 470 से भी कम में आने लग गया ना मेरे, तो मैं फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 1% कम कर दूंगा, यानी जितने में आपसे ठेका तय किया है मैं 1% का डिस्काउंट दूंगा, पैसा आपसे कम दूंगा, है ना। तो एक्सक्लूसिव क्लॉज दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक होता है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, बहुत आसान। आपने एक मकान का ठेका लिया, लेकिन आप तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने कहा यार फर्नीचर सहित बना के देना है, तो फर्नीचर का काम आपने एक कारपेंटर को दे दिया ठेके पे, बोले इस मकान का फर्नीचर बना रहे। मान लो मैंने आपसे मकान का ठेका लिया, मैंने कहा भैया 50 लाख में पूरा फुली फर्निश्ड मकान बना के दूंगा। अब मैंने कहा मैं तो खाली कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन करता हूँ, तो मैंने एक कारपेंटर को पकड़ा, उसने कहा सर 4 लाख में पूरा फर्नीचर मैं आपको बना के दे दूंगा इस मकान में। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया उस कारपेंटर को, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, सब कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब मेन कॉन्ट्रैक्टर किसी दूसरे एंसिलरी वर्क के लिए, छोटे मोटे काम के लिए एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को वर्क देता है, जिसको हम बेसिकली आउटसोर्सिंग बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जितना पैसा लगेगा वो सब। So the work of specialized nature for which adequate internal facility are not available is offered to the subcontractor by a main contractor. For example, painting, glass work, steel work, installation of the list, electric fitting, door fitting, etc. Subcontractor are accountable to the main contractor. जैसे वो कारपेंटर है, वो मेरी प्रति जवाबदार है, और मैं आपके प्रति जवाबदार हूँ। And are to be paid agreed rate subcontract cost and treated as direct cost recorded on the debit side of the कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। फॉलोइंग एंट्री पास की जाती है बेटा इसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू सब कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगला है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मान लो ठेकेदार तो कह रहा है मैंने तो 60% काम कर लिया, आप बोलो अरे ठेकेदार साहब 60 का भी तो आपने 40% से काम किया है ना, तो आप 40% के अकॉर्डिंग पैसा देना चाहोगे, ठेकेदार 60 के अकॉर्डिंग पैसा लेना चाहेगा, तो हम इंजीनियर को बुलाते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, वो वैल्यूएशन करके जाता है कि कितना काम किया जा चुका है, वो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अब मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने, इस एग्जांपल में आपने बुलाया, उस इंजीनियर ने कहा भैया देखो 55% काम ठेकेदार ने पूरा कर लिया, आपने कहा चलो ठीक है सर हम 51% पेमेंट इसको कर देते हैं, 4% आपने पैसा रोक लिया, तो इंजीनियर बोल रहा है 55% काम हो गया, आपने 51% का पेमेंट किया, तो 4% जो पैसा आपने रोका उसको बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। चलिए, फिर है आपका कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन। अब ये क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, आपने मकान बनाने का ठेका मुझे दिया 50 लाख, है ना, विद फर्नीचर सब हो गया। अब भैया जिस गली में आपने मकान लिया है, यार इसकी मेन रोड तो यहाँ पर है और प्लॉट हमारा यहाँ पर है, तो आपने मुझे बोला कि सर आप हमारे मकान से मेन रोड तक की एक अच्छी सी सड़क हमको बना के दे दो, और जो पैसा हो वो आपका बता दो। मैंने कहा ये तो एक्स्ट्रा काम है, ये तो आपने पहले बोला ही नहीं। आपने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, अब बता देते हैं। मैंने कहा देखो आपने 50 लाख में ठेका दिया था, मैं 56 लाख रुपए लूंगा मकान और यहाँ से लेके मेन रोड तक की सड़क बना के दे दी, उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, ठीक है।
चलो जी, तो ये हमने पेपर डिस्कस करा 2019 का। उसके बाद भगवान तुम्हारा भला करे तो 20 में आ गए थे कोरोना अंकल, अब हम आ जाते हैं 21 पे। अलग से रिकॉर्ड करें इसी में, चलो अलग से रिकॉर्ड